इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम हम पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं। मतलब उससे पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन 4 सालों से हमें कुछ ज्यादा सुनने को मिल रहा है। कोविड-19 की वजह से भी हमारी इकोनॉमी पर एक बुरा असर पड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सिचुएशन उससे पहले से ही खराब थी। तकरीबन 3 साल पहले ही NSSO ने अपनी 2017-18 की जॉब सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का दर 6.1% को टच कर चुका है, जिसने पिछले 45 इयर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये सिचुएशन आगे और भी खराब हुई है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। #मोदी रोजगार दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रिसेंट डेटा के हिसाब से लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी 7.3% से कोलैप्स कर गई। इसी जीडीपी के कांस्टेंट रिसेशन के चलते इसका बहुत बुरा असर पड़ा है इकोनॉमी के हर सेक्टर पर, लेकिन सबसे ज्यादा लेबर पर। इंडिया में लास्ट ईयर अप्रैल में 120 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लॉकडाउन बिना किसी जॉब के गुजारा है। ILO की स्टडी से यह पता चलता है कि इंडिया में 195 मिलियन तक फुल टाइम जॉब्स खत्म हो सकती हैं पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन में जब इकोनॉमी का हर सेक्टर जैसे कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ट्रेड सब बंद रहेगा तो इसके चलते जॉब्स भी अफेक्ट होंगी। UN की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 400 मिलियन से ऊपर वर्कर्स पॉवर्टी में डूब सकते हैं कोविड के कारण। इंडिया में 50% से भी ऊपर लेबर्स ने लॉकडाउन बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम और सोशल सिक्योरिटी के बिना गुजारा है। ये सेम पेपर ये भी बताता है कि इंडिया की अर्निंग 48% तक गिर गई कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल्स। ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का असली मतलब हमें तब समझ में आता है जब उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट हम पर हो। 2018 में इंडियन रेलवेज की 90,000 वैकेंसीज के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। जब यूपी सरकार ने 2015 में 368 वैकेंसी निकाली, तब उसके लिए 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया। कितनी जॉब्स के लिए? सिर्फ 368 वैकेंसीज के लिए। और ये जॉब्स काफी मीनियल जॉब्स है, मतलब इनका सैलरी कितनी होगी? सिर्फ 10 to 12,000। बेरोजगारी की वजह से वेल क्वालिफाइड लोगों को भी ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। 2017 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास पियोन और गार्ड की जॉब के लिए 25 लाख एप्लीकेशन आए, जिसमें कई लोग ओवर क्वालिफाइड थे और कई लोगों ने तो PhD तक कर रखे थे। अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं सेक्टर्स में नहीं दिखता, जबकि UPSC जैसे एग्जाम के लिए भी हर साल 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ 1000 सीट्स के लिए। IIT नीट जैसे एग्जाम में भी 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं सिर्फ कुछ 1000 सीट्स के लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के माने तो इंडिया के कम से कम 8 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करनी पड़ेंगी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और सरकार से अगर इस बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो हमें जवाब मिलता है कुछ ऐसे। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस सदन में बैठा है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? पढ़ाया लिखाया, उसको पता नहीं क्या क्या करके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तमाम फार्म भरवाया, कोई नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिली। मैं नहीं चाहता कि हमारा लड़का भी पकोड़े बेचे। खैर, इंडिया में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट की ही नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। मैकेंसी एक फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया के सिर्फ 1/4 इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं। एक असेसमेंट फर्म एस्पायरिंग माइंड्स का कहना था कि 95% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स को कोड करना तक नहीं आता। और इंजीनियर्स की सिचुएशन का कारण है हजारों बिलो द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 1991 इंडियन इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन के बाद देश में इंजीनियर्स की काफी जरूरत लगने लगी। मैन्युफैक्चरिंग और IT काफी फेमस सेक्टर है। इसी के चलते हर दूसरा इंसान इंजीनियर बनने के सपने देखने लगा और तभी ये इतने सारे कॉलेजेस खोल दिए गए। किस लिए? पैसा ऑब्वियसली। और आज आप रैंडमली अगर आप 2-4 लोग उठाओगे तो ऐसे आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा। भैया आप क्या करते हैं? इंजीनियर। आजकल तो चाय बनाने वाले भी इंजीनियर। ये इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? देखिए, बात ऐसी कि इसका एक कोई कारण नहीं है और बहुत सारे कारण हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में ना ढंग की एजुकेशन दी जाती है, ना फैकल्टी अच्छी होती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड मैच नहीं होते, बेसिक सिलेबस और स्ट्रक्चर नहीं है, और प्लेसमेंट की तो बात ही मत करो। और ये हाल सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं है,
हर प्रोफेशन में ये लो क्वालिटी एजुकेशन और अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2016-17 के आधे से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पाई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 57% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स पूरी तरह से क्वालिफाइड ही नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि नौकरियां भी कम हैं और जो लोग पढ़ भी रहे हैं वहां क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अगर यही लोग भारत से बाहर जाकर काम करना चाहेंगे तो शायद इन्हें ये डिग्री वापस से करनी पड़ सकती है। चलो रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे कारण हैं। हमारी तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन तो एक सबसे बड़ा कारण है ही, पर दूसरे रीजन जैसे गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज और डिसीजन। अगर बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट का 2.8 से 3.5% तक ही एजुकेशन को अलोकेट करती है, जबकि आइडियली 6% होना चाहिए। और R&D, हाँ R&D भी है भाई साहब, को बजट का 1.5% से भी कम हिस्सा अलोकेट किया जाता है, जबकि दूसरी कंट्रीज में ये 10% तक है। हमारा पड़ोसी चाइना भी इनमें से एक ही है और उनकी बूमिंग इंडस्ट्री का राज भी यही है भाई साहब। इसके साथ ही गवर्नमेंट के डिजास्टर पॉलिसी जैसे कि डिमोनेटाइजेशन और GST को भी ब्लेम किया जा सकता है। चाहे इन पॉलिसीज का इंटेंशन अच्छा था, मेन मुद्दा था इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, लेकिन जल्दबाजी में लाई गई पॉलिसीज ने अच्छे से ज्यादा बुरा इफेक्ट किया। सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो गए और इंडिया का एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। जब ये बिजनेसेस बंद हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी ही, साथ ही साथ GDP गिरने लगी। पर इसके साथ ही सब स्टैंडर्ड एजुकेशन, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स भी इक्वली जिम्मेदार है। हमारी कंट्री आज तक एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 60% से ऊपर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और GDP में इसका हिस्सा सिर्फ 18% है। पर लोगों को फिर भी नौकरी और एजुकेशन ना होने की वजह से यही काम करना पड़ता है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा कारण माना जाता है। इंडिया को जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना आ नहीं रहा, जिसकी वजह से नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो पा रही। इंडिया में ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है जिससे बिजनेस ग्रो कर सके, तभी हर इंसान जॉब ढूंढ रहा है, जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है। भारत में जॉब क्रिएशन के लिए एक बिजनेस थ्राइविंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, जो कि सरकार को ठीक करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कॉलेजेस या अनएम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी का एक और बहुत बड़ा कारण है मशीन ऑटोमेशन। मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार 2030 तक दुनिया के करीबन 800 मिलियन जॉब्स मशीन ऑटोमेशन की वजह से जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी यह बताया है कि लगभग 70% जॉब जो आज हैं हमारी दुनिया में वो ऑटोमेशन के चलते खत्म हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा रीजन है गिरता हुआ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% और अर्बन इंडिया में तो ये गिरकर 6% हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6% महिलाएं आज घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं। और हम ये भूल गए हैं कि लगभग 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड में महिलाओं की है, तो औरतों का बाहर निकल ना पाना भी एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। यदि एक देश में युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसका समाज में क्या असर हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते। एक कंट्री को फ्लरिश करने के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो आज जो अफगानिस्तान, कुबा या लेबनान में जो हो रहा है वो हम जानते ही हैं। दूसरा, पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग और गरीब होते जाएंगे और गरीबी की वजह से वो लोग कैपेबल होते हुए भी वो सरकार पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सरकार पर बर्डन इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो सरकार के पास टैक्स कहां से आएगा। दूसरा इंपैक्ट देखा जा सकता है क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर एक नौजवान को नौकरी ना मिले तो इसका परिणाम हम जानते हैं। कश्मीर में 16 साल के बच्चे भी पत्थरबाजी करते हुए देखे गए हैं मात्र 100 रुपए में। अगर एक इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो उसका क्रिमिनल जस्टिस में इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे एक यही रास्ता दिखेगा पैसा कमाने का।
एक दूसरा इंपैक्ट देखा जा सकता है लूजिंग ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया एक यंग कंट्री है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2018 से इंडिया में वर्किंग एज जो कि पॉपुलेशन यानी कि 15 से 64 इयर्स के बीच की मानी जाती है, उनकी संख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या, जो कि 64 से ऊपर है और जो कि 15 से नीचे हैं, इनको हम डिपेंडेंट मानते हैं। वैसे हमारे इंडिया में तो 18, 20, 21 तक डिपेंडेंट ही रहते हैं। मई 2016 से लेकर फरवरी 2021 से वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या 11.2 करोड़ से बढ़ चुकी है। मतलब ये वर्किंग करने वाले नहीं, सिर्फ एज जो क्राइटेरिया आता है कि ये वर्क कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन 11.2 करोड़ बढ़ चुकी है। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि हम यंग हैं, हमारी यंग जनरेशन, इसका रीजन ये है। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये यंग एनर्जी वेस्ट हो रही है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोले या फिर बेरोजगारी की वजह से। तभी हमारी इकोनॉमी भी नीचे गिर रही है बढ़ने की बजाय। तो बात करते हैं, प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है भाई साहब? हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम ये अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से ही सीख सकते हैं। यहां हम या फिर हम चाइना का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है और चाइना के स्ट्रिक्ट और इनह्यूमन पॉलिसीज इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री पर लागू नहीं हो सकते। 2000 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा करीब आधा था पाकिस्तान का और 75% था भारत का। पर 20 साल बाद आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान का फिगर क्रॉस कर लिया है और अब इंडिया का 80% है, जो कि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। लास्ट ईयर जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ -8% तक गिर चुकी थी, वहीं बांग्लादेश 3.4% से ग्रो कर रहा था। ये उन्होंने कैसे किया? ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है भाई साहब। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, बांग्लादेश में फैक्ट्रीज बनाई और उन्होंने लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, स्पेशली कपड़े मैन्युफैक्चर में। और आज बांग्लादेश दुनिया का कपड़ों में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन एम्पावरमेंट में। जब एक औरत आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ पूरी फैमिली को अपने साथ आगे बढ़ाती है। बांग्लादेश में भी ऐसा ही देखा गया। तीसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दो चीजें इंडिया के पूरे सिचुएशन को बदलने की क्षमता रखती हैं। इसके साथ ही एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सभी फैक्टर्स मिलकर हमें असल में भारत को एक विश्व गुरु बना पाएंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी अगली बार आप अपना चुनाव या अपना वोट डाल रहे होंगे तो अपने कैंडिडेट से जरूर ये पूछिएगा कि वो रोजगार के लिए क्या करने वाला है, वरना तो आपका और हमारा कटता ही आया है, एक बार फिर कटेगा। लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अगली बार आप वोट दबा रहे हो ना, तो धर्म, जाति, कास्ट और ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स से ऊपर उठ के रोजगार, मेडिकल, इन सब के बारे में पूछना यार। और कौन बंदा किसके आइडियोलॉजीज मैच करती हैं, कौन बंदा तुम्हारा जो कैंडिडेट है, जो लोकल कैंडिडेट है, क्या वो क्वालिफाइड है, इनफ क्वालिफाइड है? वरना तो यार देख, कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो फिर अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती रहेगी, गरीबी बढ़ती रहेगी, फिर एक दिन हमारा युवक बढ़ेगा और फिर या तो धर्म के नाम पे लड़ेगा या जाति के नाम पे लड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई काम तो होगा नहीं। थैंक यू भाई। और भाई साहब, वो सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलिए मत यार, दबा दीजिए बटन सब्सक्राइब का। थैंक यू।